नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के चमोली जिले की रैनी में ग्लेशियर टूटा है, जिससे धौली नदी में बाढ़ आई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा काफी बढ़ गया है। हालांकि पानी उतरने के साथ ही खतरा अब घटता जा रहा है। वहीं ITBP और SDRF के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। पूरी घटना पर CM त्रिवेंद्र रावत नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपील भी की कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। CM ने कहा कि पुराने वीडियोस को शेयर ना करें। CM के मुताबिक हादसे में 5 लोगों की मौत की अपुष्ट जानकारी अब तक मिली है। वहीं करीब 125 लोगों के लापता होने की भी आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। वहीं PM मोदी ने भी CM त्रिवेंद्र रावत से बात की और कहा कि केंद्र हर संभव मदद करेगा। इसके साथ ही राहत की बात यह है कि नदी का जल स्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल सभी थानों और नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इधर ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को झील का पानी कम करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि अलकनंदा का जल स्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी छोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने के बाद बांध क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे नदियों में बाढ़ की स्थिति बनी। वहीं तपोवन बैराज पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। नदी में काम कर रहे मजदूरों को भी यहां से हटाया जा रहा है। तो उत्तराखंड की ये तस्वीरें, जहां पर NDRF और SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। आसपास के गांव को यहां खाली कराया जा रहा है। अब तक 10 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए फंसे हुए लोगों की मदद की जा रही है। हालांकि इस बीच राहत की खबर ये कि नदी का जल स्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मदद मिली। पता ही वो तो जांच की, वो तो बात की बात है। आज की बात जो है वो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं आ सकता है। त्रिवेंद्र रावत जी उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। और अब खबरें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। फूलबाग में मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं अगले 5 सालों में ग्वालियर के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपए के विजन डॉक्यूमेंट पर 2 घंटे तक समीक्षा भी की। बैठक के बाद CM ने कहा कि ग्वालियर शहर के विकास का रोड मैप तैयार हो चुका है। अगले 5 साल में शहर में 5000 करोड़ का निवेश होगा। इस पैसे का उपयोग ग्वालियर के पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं पर किया जाएगा, जिससे शहर का तेजी से विकास तो होगा ही, इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी यहां उपलब्ध हो सकेंगे। समीक्षा बैठक के बाद CM शिवराज सफाई कर्मी राम सेवक के घर पर पहुंचे और उनके साथ खाना खाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की। तो ये 2 तस्वीरें CM शिवराज सिंह चौहान के आज ग्वालियर दौरे की। पहले में अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण करते हुए और दूसरे तस्वीर में भोजन करते हुए CM शिवराज सिंह चौहान। बता दें कि आज 5000 करोड़ रुपए के विजन डॉक्यूमेंट पर उन्होंने 2 घंटे तक समीक्षा की है। इसके साथ ही ग्वालियर शहर के विकास का रोड मैप तैयार होने की बात उन्होंने कही। बता दें कि ग्वालियर के पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं पर इस राशि का उपयोग किया जाएगा। इससे शहर में डेवलपमेंट होगा। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे।
बता दें, दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये सफाई कर्मी के घर पर बैठकर भोजन करने की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज वहां भोजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर व्यापार मेले का औपचारिक उद्घाटन किया है। इसके साथ ही सीएम ने 15 फरवरी से मेले को विधिवत शुरू करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण सहित अन्य नेता यहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण इस बार मेले में जरूर देरी हुई है, लेकिन इसकी भव्यता में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मेले में बेहतर व्यवस्था देने की प्लानिंग पर जोर देने के लिए कहा। उन्होंने प्रतिनिधि मेला व्यवसायियों को इस संबंध में अपने बेहतर सुझाव देने के लिए भी कहा है। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह की आरटीओ छूट पर घाटे की बात पर सिंधिया ने कहा कि इससे राजस्व की बढ़ोतरी होती है। कोरोना के कारण देर हो गई, अब वो तो मजबूरी थी और हमारा संकल्प है कि ग्वालियर की पहचान इस मेले को और यशस्वी स्वरूप प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि किसी भी सामाजिक बुराई को कानून के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ेगा। प्रदेश के मुखिया भी नशा मुक्ति अभियान को लेकर कोशिश में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान 1 किलोमीटर के दायरे से सभी शराब दुकान को हटाया गया था। वहीं उमा भारती के अभियान के शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान का नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी स्वागत किया। हम भी लोगों को ये प्रेरित करते हैं कि लोग नशा छोड़ें, लेकिन कानून शराबबंदी से अवैध शराब और जहरीली शराब के मामले बढ़ेंगे। उमा भारती जी ने पत्र लिख करके इस बात को क्लियर किया है कि हम एक सामाजिक आंदोलन चलाना चाहते हैं और समाज की किसी भी बुराई को कानून बना करके खत्म नहीं किया जा सकता, सामाजिक आंदोलन से ही इन चीजों को खत्म किया जा सकता है। हमें लोगों को नशा मुक्ति की तरफ प्रेरित करना चाहिए, लोग नशे को छोड़ें। इसके लिए जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं सभी का स्वागत है और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं सब जगह ये संकल्प लोगों को दिलवाते हैं। एकदम अचानक शराबबंदी करने से अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ेगा, जहरीली शराब तेजी से बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दतिया पहुंचे, जहां पर वो सहकारिता कर्मियों के कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की। गृह मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहकारिता कर्मियों को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि दोनों नेताओं ने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार के अड्डे में तब्दील कर दिया था। वहीं गृह मंत्री ने किसानों के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं का भी बखान किया। जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने केंद्र सरकार के आम बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर वर्ग की चिंता इस बजट के अंदर की है, जिसके चलते भारत कोरोना काल के बाद भी आत्मनिर्भर बन रहा है। बजट में किए गए प्रावधानों से गरीबों का स्तर ऊंचा उठाया जा रहा है। वहीं लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य बजट में 137% की वृद्धि की गई है। पूरे देश में लोगों को आसानी से पानी मिले, इसके लिए केंद्र सरकार चिंतित है। ये बजट देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजनरी व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने संपूर्ण भारत को, देश के आम गरीब जनमानस को केवल गरीबी हटाने का नारा नहीं, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठेगा, इन मुद्दों पर ये बजट पूरे देश के अंदर आज जिसकी सराहना हर समाज वर्ग कर रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान संभालने के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को एक साथ कई मोर्चे पर किला लड़ाना पड़ रहा है। इसमें पीढ़ी परिवर्तन से लेकर मैदानी स्तर पर विभिन्न मोर्चों को सक्रिय करने की चुनौती भी शामिल है। बीजेपी के मोर्चे पिछले कई महीने से निष्क्रिय हैं, जिसने बीजेपी की चिंता को बढ़ाया है। वहीं बीजेपी में मोर्चा प्रकोष्ठ कार्यकर्ता और जनता को सरकार की नीतियों और पार्टी के विचार से जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है, लिहाजा इनकी निष्क्रियता बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है।
हालात अब ये हो चुके हैं कि कई स्थानों पर बूथ और सेक्टर स्तर पर कार्यकर्ता तक नहीं मिलते और यही वजह है कि अब प्रदेश संगठन द्वारा मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्ति के बाद पदाधिकारियों में बड़े पैमाने पर जल्द ही बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। संगठन इस काम को नगरीय निकाय चुनाव से पहले पूरा करने का प्रयास कर रहा है, जिसे विपक्षी दल कांग्रेस से मिलने वाली चुनौती का आसानी से सामना कर उसे पूरी तरह से शिकस्त दी जा सके। सत्तारूढ़ पार्टी के मोर्चा मैदान में कैसे अपनी सक्रियता दिखाएं, सड़क पर सक्रियता दिखाएं, इसका पूरा प्लान भाजपा संगठन नेतृत्व तैयार कर रहा है। आजकल बीजेपी में ये हो गया है कि ऊपर से लेकर नीचे तक कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, इसलिए जितने मोर्चा संगठन बने हैं इनके, उसमें इतनी निष्क्रियता है कि नीचे तो पता ही नहीं लगता कि मोर्चा संगठन है या नहीं है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदू संगठन घर घर पहुंचकर धन संग्रह कर रहे हैं। धन संग्रह के जरिए सियासी दलों के नेता अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में भी जुटे हैं। बीजेपी के नेता इसके जरिए जनता से जुड़ रहे हैं, जिसका चुनाव में फायदा होने की भी काफी उम्मीद है। इसे ही देखते अब कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता भी इस अभियान में कूद गए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चंदा दिया। इसके बाद उनके समर्थक और विधायक पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ जनता के बीच जाकर मंदिर के लिए दान देने की बात कही। इसके अलावा पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने भी 1 रुपए राम के नाम से अभियान चलाया। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भी राम मंदिर धन संग्रह से जुड़े। इनके अलावा भी कांग्रेस के कई नेता खुलकर अब चंदा जमा करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें राम मंदिर का जहाँ तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं, जो सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, उस पर से ये राम मंदिर बन रहा है। और राजीव गांधी जी ने रामलला का मंदिर का ताला खोला था, 1980 में भूमि पूजन किया था। तो कांग्रेस के स्टैंड इसमें क्लियर है। अभी हमारा स्टैंड एक ही है कि चंदाखोरी बंद होना चाहिए। बीजेपी के नेता इस मुद्दे को सियासी मुद्दा ना बताते हुए आस्था से जुड़ा बताते रहे हैं, लेकिन इस अभियान से उन्हें चुनावी फायदा मिलेगा, ये बीजेपी के नेता भी जानते हैं। बीजेपी राम मंदिर संग्रह के जरिए 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव की सियासी जमीन तैयार कर रही है। कांग्रेस के जो लोग इस प्रकार का चंदे का धंधा कर रहे हैं और उनके पास में अगर ट्रस्ट के अधिकृत कूपन, रसीदें या उनके तत्वाधान में नहीं है तो कृपया सतर्क रहें, सचेत रहें। कांग्रेस केवल और केवल ढकोसला षड्यंत्र कर रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे धन संग्रह को, समर्पण निधि संग्रह को संदिग्ध बनाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सियासी दल राम मंदिर धन संग्रह अभियान में कूद गए हैं। जहां कांग्रेस के नेता सीधा राम मंदिर ट्रस्ट में पैसा जमा करने की लोगों से कह रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं। अब देखना होगा कि इस घर घर दस्तक से कौन चुनाव में वोटों की फसल काटता है। सुधीर दंदोतिया, IBC 24, भोपाल। ग्वालियर में वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ग्वालियर के घाटी गांव सोनचिरैया अभयारण्य क्षेत्र में सफेद पत्थर के अवैध उत्खनन के खिलाफ जब वन विभाग कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो मौके पर खनन कर रहे 20 से 25 बदमाशों ने वन विभाग पर हमला कर दिया। इसके साथ ही पत्थर माफियाओं ने वन विभाग की टीम को घेर कर पथराव भी किया। करीब 40 मिनट तक वन विभाग के अफसर और जवानों पर पत्थरबाजी हुई और जवाबी फायरिंग करने के बाद ही वन विभाग का अमला वहां से निकल सका है। वहीं पुलिस ने आरोपी हमलावरों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने वन कर्मियों की शिकायत पर खनन माफिया भगत सिंह, वकीला गुर्जर, जनक सिंह पर FIR दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मुरैना जिले में रेत माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। देवघर थाना इलाके के उत्तमपुरी और ताजापुर गांव के आसपास तस्करी के लिए जमा की गई 1000 ट्रॉली रेत को JCB मशीनों से समतल करा दिया गया। दरअसल चंबल नदी से जिले भर में हजारों रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन की जाती है। इससे पहले मुरैना जिले के रेत माफियाओं ने ग्वालियर के TI पर हमला कर दिया था, जिससे वो घायल भी हुए थे। वहीं अब मुरैना पुलिस ने रेत माफियाओं पर कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने चंबल नदी के किनारे रखे अवैध रेत को नष्ट कर दिया है, जिसकी कीमत 30 से 35 लाख रुपए बताई जा रही है।
भोपाल में क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 8 सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है, जहां उनके कब्जे से कुल 30 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। ये गिरोह पिछले 2 साल से हथियारों की तस्करी कर रहा था। वहीं बरामद हुए हथियारों में 5 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 23 देसी कट्टे और 75 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। आरोपी 2-3 हजार रुपए में कट्टा खरीद कर उसे 10 गुना ज्यादा कीमत में बेचा करते थे। वहीं पुलिस को इस गिरोह से फरार 4 लोगों की तलाश है, जिनसे ये तस्कर अवैध हथियारों को लेकर आते थे। गिरोह का मुख्य आरोपी आनंद शर्मा भिंड जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं टोटल अवैध हथियार हैं, जिसमें 72 कारतूस भी हैं, इसमें कट्टे भी हैं, पिस्टल भी हैं, 315 बोर की जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें जो 8 लोगों की अभी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, इसमें आगे भी हम अभी काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें आगे भी जो हथियारों के संबंध में पूछताछ जो होना है, उसमें आगे भी बहुत सारी चीजें और खुलने की संभावना है। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में ग्लेशियर टूटा है, जिससे धौली नदी में बाढ़ आ गई है। आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। 5 लोगों की मौत की अपुष्ट जानकारी मिली है। वहीं करीब 125 लोगों के लापता होने की भी आशंका जताई जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में हुई तबाही पर पीएम मोदी लगातार निगरानी रख रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है और राष्ट्र सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है और एनडीआरएफ की तैनाती, बचाव और राहत कार्यों पर अपडेट ली जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की है। पीएम मोदी ने असम में कहा कि आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं, जिनसे खुलासा हुआ है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है, उस पर हमला करने के फिराक में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना महामारी ने दुनिया को सिखाया है कि अगर दूसरे जोखिम में रहेंगे तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते। ये सार्वभौमिक भाईचारे का सबक है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे देश ने न सिर्फ वैक्सीन बनाई, बल्कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई है। हमें अपने डॉक्टरों पर गर्व है, जिन्होंने अपना जीवन जोखिम में डालकर कोरोना की चुनौती का सामना किया। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की 7000 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया तेजी से चला रही है। बीजेपी इस मुद्दे को नगरीय निकाय चुनाव में भुनाना चाहती है, लिहाजा अवैध कॉलोनियों को वैध करने के एक्ट पर सरकार का अधिक फोकस है। सरकार ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अफसरों को टारगेट दिया है कि नया एक्ट 15 दिन के भीतर ही तैयार किया जाए, ताकि कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगाई जा सके। सरकार इस एक्ट के जरिए चुनाव से पहले अवैध कॉलोनियों को वैध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कराना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि पहले यह तय किया जाए कि ये अवैध कॉलोनियां किसके राज में पनपी हैं और अब कॉलोनियों में विकास किए बगैर उन्हें वैध बताने की प्लानिंग की जा रही है। जीवन जीने का अधिकार सभी को है और जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार भी सभी को है। मध्य प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए इन अवैध कॉलोनियों को वैध करके उनको सब सुविधाएं देने के लिए निर्देशित किया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जनता की आंखों में धूल झोंकना प्रारंभ कर दी है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने का झंझुना पकड़ाया जा रहा है, जबकि ये तमाम अवैध कॉलोनियां 15 सालों में भाजपा की सरकार के दौरान बनी। इन कॉलोनियों में मूलभूत समस्याएं दूर नहीं हुई हैं। इंदौर में बुजुर्गों के साथ हुई अमानवीय घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी बेसहारा बुजुर्गों को इंसाफ नहीं मिल सका है। विभागीय जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। हालांकि जल्द रिपोर्ट आने का आश्वासन जरूर दिया जा रहा है। दरअसल 29 जनवरी को सोशल मीडिया पर शिप्रा गांव के कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें नगर निगम की एक गाड़ी में भरकर लाए गए बुजुर्गों को शहर के बाहर छोड़ा गया था। देश के सबसे स्वच्छ शहर में बुजुर्गों के साथ किया जा रहा अत्याचार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिम्मेदार पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन अब जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। अब तक इस पूरे मामले में 15 बुजुर्गों में से 12 बुजुर्ग लापता भी हैं। उस घटना के लिए एक टीम गठित की गई थी जो लगातार फैक्ट्स और सभी फिगर्स देख रही थी। उनमें अपर आयुक्त कृष्ण चैतन्य जी के नेतृत्व में ये टीम थी। उसमें 2 लोग थे, तो उसने अपने सभी स्टेटमेंट तय कर लिए हैं। सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए हैं और संभवतः आज वो लोग रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर देंगे और इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी उसमें फैक्ट्स फिगर आउट हुए होंगे उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।